कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। छत्तीसगढ़ी का पंचमुखी विभेद या इसको भौगोलिक विभेद की तरह भी जानते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा भौगोलिक आधार पे कितने भागों में बांटी गई है, ये भी प्रश्न पूछता है आपसे। और कई बार मेंस में ये पूछा गया है पंचमुखी विभेद के रूप में, छत्तीसगढ़ी के पंचमुखी विभेद को समझाइए। तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न ये पूछता है, इसके पंचमुखी विभेद का आधार जो बनाया गया है वो दिशा बनाई गई है। तो दिशा जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक मैप दिख रहा है आपको, और मैपिंग जब भी आप करते हैं तो ऐसा आप दिशा निर्धारण करते हो कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है, तो इसी दिशा के आधार पे बोलियों का जो भौगोलिक विभाजन है कि वो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में बोली बोली जाती है, तो उसका नामकरण है। छत्तीसगढ़ी की भी बोलियां, चूँकि छत्तीसगढ़ काफ़ी विशाल राज्य है, तो इसके उत्तरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी का जो एसेंस है, जो बोलने का तरीका है, वो थोड़ा अलग है, उसमें कुछ अलग जनजाति बोलियों का प्रभाव है। वैसी दक्षिणी क्षेत्र में अलग है, वैसी पूर्वी क्षेत्र में अलग है, वैसी पश्चिमी क्षेत्र में अलग है, वैसी मध्य क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में अलग है। तो उसके आधार पे बांटा गया है। तो दिशा जैसे हम जान रहे हैं, इधर पूर्व है तो पूर्वी छत्तीसगढ़ी उसको नाम दिया गया है। तो मतलब पंचमुखी के आधार पे 5 दिशा कैसे हुए, पहला तो पूर्व दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो इसी के आधार पे छत्तीसगढ़ी के 4 टाइप हो गए, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, उत्तरी छत्तीसगढ़ी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। और केंद्र को केंद्रीय छत्तीसगढ़ी या मध्य छत्तीसगढ़ी मान के 5 विभेद किए गए हैं। यही इसका पंचमुखी विभेद है। यहीं पे दिशाओं के जो छत्तीसगढ़ी नाम है वो भी आप जान लीजिए कि पूर्व दिशा को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। तो पूर्व की दिशा से आप जानते हैं सूर्य उगता है, तो उगने वाली दिशा, सूर्य के उगने वाली दिशा, तो छत्तीसगढ़ी में इसको कहते हैं उगती या उगती, है ना, उगती या उगती दिशा। पूर्व को कहते हैं उगती दिशा या उगती दिशा, राइट। उसी तरह पश्चिम, पश्चिम में सूर्य अस्त होता है, डूबता है, डूबने को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बुड़ना। तो बुड़ने से बन गया दिशा बुड़ती, बुड़ती के बेरा, उगती के बेड़ा, ऐसा कहते हैं छत्तीसगढ़ वाले। तो बुड़ती, ठीक है, पश्चिम दिशा को कहेंगे बुड़ती, पूर्व दिशा को कहते हैं उगती। उसी तरीके से उत्तर दिशा, उत्तर दिशा का नाम छत्तीसगढ़ वालों ने छत्तीसगढ़ी में रखा है भंडार। एक्चुअल में उत्तर की दिशा को शुभ दिशा माना जाता है छत्तीसगढ़ में, और जितने भी भंडार के कार्यक्रम होते हैं, भंडार कहने का मतलब अन्न या खाद्यान्न जहाँ पे रखे जाते हैं, वो जो प्रमुख स्थल होते हैं वो उत्तर दिशा में बनाए जाते हैं। तो उसी के नाम पे भंडार के दिशा, ऐसा उसका नाम हो गया। और वैसे ही साउथ या जो दक्षिण दिशा है उसको छत्तीसगढ़ वाले रक्सहू या रक्सौल दिशा कहते हैं, दोनों ही चलता है। ये शब्द से आया है रक्षा शब्द से। रक्षा, रक्षा छत्तीसगढ़ी में राक्षस का पर्यायवाची है। तो दक्षिण की दिशा अमूमन गाँव में जो शमशान घाट या जहाँ अंतिम संस्कार होते हैं, वो जो स्थान होता है वो दक्षिण दिशा में रखा जाता है। तो वहाँ से भूत पिशाच राक्षस आते हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ वाले मानते हैं, इसलिए उस दिशा का ही नाम उसके आधार पर उन्होंने कर रखा है। तो दिशा का ज्ञान आपको हो गया। पूर्व दिशा को कहते हैं उगती या उगती, पश्चिम दिशा को कहेंगे बुड़ती, उत्तर दिशा को कहेंगे भंडार, और दक्षिण दिशा का नाम हो गया रक्सहू या रक्सौल। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करते हैं पंचमुखी वर्गीकरण जो छत्तीसगढ़ का हम समझ रहे थे। तो 5 जो डिवीज़न हो गए छत्तीसगढ़ी के पंचमुखी विभेद के अनुसार पे, उत्तरी छत्तीसगढ़ी, ये जो पहला, इवन मैं यही मैप पे ही आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, पहला जो हो गया उत्तरी छत्तीसगढ़ी, दूसरा अगर मान लें आप पूर्वी छत्तीसगढ़ी, तीसरा अगर आप मान लें पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, चौथा आप मान लें दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, और 5वां मान लें केंद्रीय छत्तीसगढ़ी या मध्य छत्तीसगढ़ी, इसको कहते हैं केंद्रीय छत्तीसगढ़ी।
तो ये क्षेत्र के हिसाब से जितनी भी बोलियाँ स्थानीय तौर पे जो बोली जाती हैं वो उनमें शामिल होती हैं, राइट। तो ये 5 आप वर्गीकरण लिखेंगे, लेकिन इनके जब वर्गीकरण आपको पूछता है तो डायरेक्ट जो पूर्वी छत्तीसगढ़ी, उत्तरी छत्तीसगढ़ी, मध्य छत्तीसगढ़ी आप लिखोगे तो उतने नंबर आपको नहीं देगा, क्योंकि वो उसके उपनाम जानना चाहता है। और इसके सभी दिशाओं के हिसाब से जो हमारे छत्तीसगढ़ी का विभेद किया गया है उसके उपनाम भी हैं। तो जो ग्रीन में आप देख रहे हैं उनके उपनाम हैं, सभी उपनामों पर हम अभी चर्चा करते हैं। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ी जैसे आप देख रहे हैं, सरगुजा अंचल में उत्तर का जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, उसको नाम दिया गया उत्तरी छत्तीसगढ़ी, और सरगुजा के ही नाम से ही सरगुजिहा छत्तीसगढ़ी उसको कह देते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ी को। तो हमेशा आप जब भी पेपर में इसको लिखेंगे, अगर मेंस वगैरह में लिखने को आए, तो अगर आप पंचमुखी विभेद बता रहे हैं तो ये साथ में लिखिएगा, उत्तरी छत्तीसगढ़ी आपने लिखा और उसके उपनाम को बिल्कुल उसके ब्रैकेट में लिखेगा। इसकी डिमांड हमेशा आपके पर्यवेक्षक करते हैं कि वो उसका उपनाम लिखा है कि नहीं, सरगुजिहा छत्तीसगढ़ी, इसी में आप ब्रैकेट में लिख देंगे, राइट। उसी तरीके से जब आप दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ओर आते हैं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी जिसको कहते हैं, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ी का उपनाम है, चूँकि ये बस्तर अंचल से संबंधित है तो बस्तरी छत्तीसगढ़ी, या हल्बा प्रभावित ज़्यादा है तो हल्बी छत्तीसगढ़ी, राइट। जबकि आप जब पश्चिम छत्तीसगढ़ के ओर आते हैं तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ी को नाम दिया गया खलटाही। अब ये नाम कहाँ से पड़ा, ये थोड़ा विशिष्ट नाम है, खलटाही छत्तीसगढ़ी या खलवटी छत्तीसगढ़ी की जगह आपको मिलेगा। तो खल्ट से बना है, तो ये शब्द है छत्तीसगढ़ी में खाल्हे, खाल्हे से बना है खलटाही। खाल्हे का मीनिंग होता है छत्तीसगढ़ी में, आपने सुना होगा कई बार, बच्चे जब चलते रहते हैं तो उनके पिता या माता जब उनके साथ होते हैं तो बोलेंगे खाल्हे खाल्हे रिंग। खाल्हे का मतलब होता है किनारा, तो किनारे के जगह को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं खाल्हे, खाल्हे का जगह, और खाल्हे से ही बना है खलटाही। तो ये किसका किनारा, तो आप जानते हैं इस क्षेत्र में जो आप पश्चिम क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे आपका मैकल पर्वत श्रेणी है। इस मैकल पर्वत श्रेणी के जो भी किनारे किनारे बोली जाती है लगभग ये वाले एरिए पे, वो सब पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में शामिल है, इसीलिए उसको खाल्हे से एक अपरूप मिला है खलटाही, ठीक है। तो ये आपका ये क्लियर हो गया कि खलटाही शब्द किससे आया है, खाल्हे शब्द छत्तीसगढ़ी के जिसका मीनिंग होता है किनारा। और अगर आप पश्चिमी छत्तीसगढ़ी की बोलियों को देखें तो वो किसके किनारे पे हैं, मैकल के किनारे, इसलिए इसका नाम उपनाम जो है खलटाही। तो ऐसे ही आप इसको लिखेंगे, जब लिखेंगे पश्चिमी छत्तीसगढ़ी ब्रैकेट में लिखेंगे खलटाही छत्तीसगढ़ी, राइट। उसी तरीके से पूर्वी छत्तीसगढ़ी की तरफ जब चलते हैं तो उसका उपनाम दिया गया है लारिया। लारिया एक बोली है जो उड़ीसा से प्रभावित है, उड़िया बोली से प्रभावित है, और उसी के नाम पे ही उस क्षेत्र के बोली का नाम रख दिया, पूर्वी छत्तीसगढ़ी के नामकरण कर दिया है लारिया छत्तीसगढ़ी। कहीं कहीं लरिया लारिया मिलेगा आपको, तो ये इसका उपनाम हो गया, तो ये आप ध्यान में रखिए। और केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में कोई अंतर नहीं है, कोई आपको टेंशन नहीं है, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी लिखे और मध्य छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ी लिख के उसको छोड़ दिए। तो ये 5 प्रमुख उसके विभेद हैं, किसके आधार पे, भौगोलिक आधार पे या पंचमुखी विभेद के आधार पे। इसको आप ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये अक्सर पूछा गया है, मेंस वगैरह में आपके पूछता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ये पूर्वी छत्तीसगढ़ी, ये पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, ये उत्तरी छत्तीसगढ़ी, ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, सभी के उपनाम पूर्वी छत्तीसगढ़ी का लारिया, उत्तरी छत्तीसगढ़ी का सरगुजिहा, जबकि पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का खलटाही और दक्षिणी छत्तीसगढ़ी का बस्तरी या हल्बी छत्तीसगढ़ी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट बोलियां हैं जिनका कभी कभी क्षेत्र पूछता है या वो कहाँ से आई है ये आपसे पूछ लेता है। तो विशिष्ट बोलियों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने उसको लिख रखा है। जैसे सबसे पहली जो आपकी बोली है गोरो बोली। अब नाम से पता लग रहा है गोरो कुछ विशिष्ट सा है ये। तो गोरो जो है बेसिकली असम से प्रभावित, असमिया जो असम की बोली है, असम राज्य असम की बोली, तो असम से या असमिया से प्रभावित है, राइट, ये पूछ लेता है कभी कभी। उसी तरह गोरिया या गौरिया जो बोली है ये बंगाली से प्रभावित है, बंगाल की। अब मुझे ये बताइए, आपको सोचना चाहिए कि
बोली है गोरो और असम से प्रभावित है, और छत्तीसगढ़ में ये यदा कदा इसी मैकल के श्रेणी के आसपास बैगा जनजातियों द्वारा विशिष्ट रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये यहाँ तक कैसे पहुँची होगी? असम से प्रभावित कैसे कोई बोली हो सकती है? छत्तीसगढ़ यहाँ सेंटर में है, असम भारत के पूर्व उत्तर राज्य में से एक है, तो उसका प्रभाव हमारे बोली पे कैसे पड़ा होगा? कैसे इस गोरो जो बोली है उस पर असमिया का प्रभाव दिखता है हमें? तो अगर आप विचार करेंगे तो आपको इसके लिए भी थोड़ा हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। हिस्ट्री आप समझते हैं, जब अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे तो अंग्रेज़ों के काल में बहुत से जो चाय बागान है, आज भी चाय बागान असम में बहुत से हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। तो असम में जो चाय बागान हुआ करते थे, चाय की खेती को अंग्रेज़ काफ़ी फोकस करते थे क्योंकि उससे उनका व्यापार काफ़ी होता था। तो यहाँ छत्तीसगढ़ जो निवासी होते थे, अमूमन जो बैगा जनजाति के लोग होते थे, सीधे साधे भोले भाले और हिष्ट पुष्ट होते थे, तो उनको वो उठा के ले जाया करते थे मजदूरी कराने। यहाँ से उठा के ले गए, असम में फिट कर दिया और वहाँ वो चाय के बागान में खेती कर रहे हैं। तो अब वो जो हैं बहुत समय तक वहाँ खेती कर रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों से वो प्रभावित होंगे और उनकी बोली में असम का प्रभाव आ जाएगा। और जब वो वापस छत्तीसगढ़ लौटेंगे तो उनका प्रभाव, उस बोली का प्रभाव जो असमिया का प्रभाव है, उनकी बोली पे हमेशा रहेगा। तो कुछ क्षेत्रों में ये बोली देखी जाती है। गोरो एक विशिष्ट बोली है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पिछले साल इस पर एक किताब भी छपी थी, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि गोरो किससे प्रभावित है, असमिया से कैसे प्रभावित हुई, आप समझ गए। उसी तरीके से गोरिया एक बोली है, वो भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ अंचलों पे बोली जाती है। अब उसका प्रभाव है बंगाली। फिर से वही प्रश्न कि बंगाल से कैसे प्रभावित हुई होगी ये बोली, तो इसका भी सेम जवाब है, वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप जाएं, फिर अंग्रेज़ों का कार्यकाल और चाय बागान। तो बंगाल में कहाँ है चाय बागान? दार्जिलिंग आप जानते हैं, जो बंगाल का क्षेत्र है वही असम वाले पूर्वांचल में पड़ता है। तो वहाँ भी जो चाय बागान में यहाँ से मजदूर गए थे, वो उन्होंने वहाँ की बोली वहाँ से अडॉप्ट कर ली और अपनी बोली में वो अभी तक जारी है। तो ये गोरो और गोरिया आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये विशिष्ट टाइप की बोलियां हैं जो हमारे स्टेट से बाहर की बोलियों से प्रभावित हैं, अलग हैं, बिल्कुल अलग। उसके बाद 3 आप ये बोलियां देख रहे हैं, कालंजिया, कलंगा और भूंजिया। ये किससे प्रभावित हैं? तो ये उड़िया, आपके जो बगल में स्टेट है उसकी बोली है उड़िया, उससे प्रभावित है। ये एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है, कलंगा किस बोली से प्रभावित है? तो उड़िया बोली से प्रभावित है या उड़िया से प्रभावित है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि कलंजिया, कलंगा और भूंजिया ये उड़िया से प्रभावित बोलियां हैं। उसी तरीके से एक है सदान और एक है टीकूबाजी। सदान और टीकूबाजी अगर आप देखें तो सदान और टीकूबाजी इस क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे? उत्तरी छत्तीसगढ़ी वाले क्षेत्र में। तो सदान किससे प्रभावित है? तो सदान बेसिकली बिहार की भोजपुरी से प्रभावित है, बिहार की भोजपुरी से। और जो कि टीकूबाजी है ये झारखंड या छोटा नागपुर का पठार जिसको कहते हैं, वहाँ एक बोली चलती है नागपुरी, वो आपके छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी बोली जाती है। तो ये नागपुरी से प्रभावित है। जबकि पनकी जो है बस्तर की बस्तरिया या हल्बी से प्रभावित है, ये बस्तर की मूल अंचल बोली है, ये आप ध्यान में रखेंगे। पनकी जनजाति भी है और उनकी बोली भी है। तो सदान और टीकूबाजी में भोजपुरी और नागपुरी का प्रभाव कैसे पड़ा? तो ये चूँकि ये बोली जाती है उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में और अमूमन जसपुर सरगुजा वाले एरिया पे ही ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर आप इतिहास देखें या आज भी ट्रैवल हिस्ट्री देखें उनका, तो हमारा जो लेन देन है मार्ग के माध्यम से, सड़क मार्ग के माध्यम से, आदिकाल से मतलब छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी अंचल है वो बिहार और झारखंड के क्षेत्र से करता आ रहा है। तो वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ व्यापार करते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ व्यापार करते हैं। तो वो सीधा सम्मार्ग बना हुआ है, इसलिए ये भोजपुरी और नागपुरी का प्रभाव आपको वहाँ की बोलियों में देखने को मिलता है। तो सदान और टीकूबाजी आप ध्यान में रखेंगे, भोजपुरी और नागपुरी से प्रभावित। इसके अतिरिक्त एक जो प्रभाव आप देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी के जो 5 विभेद हैं उनमें भी प्रभाव पूछता है कि पर्टिकुलर उत्तरी छत्तीसगढ़ी या सरगुजा छत्तीसगढ़ी में किस किस
बोलियों का या किस किस भाषा का प्रभाव है। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है आसपास, और सभी राज्यों से आसपास चूँकि परिगमन होता ही है, आना जाना लोगों का चलता है, वैसे ही बोलियों का लेन देन होता है, तो उसका प्रभाव भी यहाँ पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ी की, जिसे सरगुजिया छत्तीसगढ़ी के रूप में आप जानते हैं। तो सरगुजिया छत्तीसगढ़ी आप देख रहे हैं इस तरफ मध्य प्रदेश है इसके पश्चिमी भाग में, जबकि पूर्वी भाग में उड़ीसा और झारखंड और ये वाला रास्ता पड़ता है। तो इसमें जो प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो सरगुजिया छत्तीसगढ़ में यहाँ आप बघेलखंड का पठार आपके पास है, मध्य प्रदेश का आप जानते हो, और वहाँ की बोली है बघेली। तो पहला जो प्रभाव है बघेली, इसका प्रभाव सरगुजिया छत्तीसगढ़ी में पड़ता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है कि किस बोली पे किसका प्रभाव है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ी में बघेली, साथ ही मैंने जैसे बताया कि यहाँ परिगमन पहले से ही चला आ रहा है, छोटा नागपुर के पठार और बिहार से हमारा व्यापारिक लेन देन आदिकाल से है। तो भोजपुरी और नागपुरी का भी प्रभाव यहाँ के अंचल की बोलियों में पड़ा हुआ है। आप देखेंगे नागपुरी गाने वगैरह जो हैं सरगुजा के अंचल में काफ़ी फेमस है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ी या सरगुजिया छत्तीसगढ़ी में प्रभाव किसका किसका है, तो बघेली, भोजपुरी और नागपुरी। उसी तरीके से पश्चिमी छत्तीसगढ़ी की तरफ आए, खलटाही क्षेत्र, मैकल के नीचे वाले रेंज, तो वहाँ पे किसका प्रभाव पड़ेगा, तो इस तरफ आप देख रहे हैं महाराष्ट्र आपका अंचल आ जाएगा, महाराष्ट्र राज्य आ जाएगा, और इधर आप मध्य प्रदेश का देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार पड़ता है। तो बुंदेलखंड में बुंदेली बोली बोली जाती है, उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही महाराष्ट्र की मराठी बोली का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। तो कुल मिला के खलटाही छत्तीसगढ़ी या पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में प्रभाव किस किस बोली का है, तो मराठी और बुंदेली, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से लारिया छत्तीसगढ़ी, लारिया बोली उड़िया से प्रभावित है, और पूरा जो पूर्वी छत्तीसगढ़ी की जो बोलियां हैं वो उड़िया से प्रभावित होंगी, ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि उड़ीसा पूरे छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग पे अटैच है, जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ आते हैं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी या बस्तरी या हल्बी छत्तीसगढ़ी जिसको जानते हैं आप, इसमें प्रभाव किसका किसका पड़ेगा, तो इस तरफ से महाराष्ट्र है तो मराठी बोली का प्रभाव, और इस तरफ से उड़ीसा है तो उड़िया बोली का प्रभाव। तो ये यहाँ के लैंग्वेज में देखने को मिलता है। नीचे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी हैं, उनका भी कुछ सम्यक आंशिक प्रभाव पड़ता है, पर उनका जो है विस्तृत प्रभाव यहाँ की बोलियों पे नहीं है। लोकल वहाँ की जो लैंग्वेज है जैसे सुकमा वगैरह या कोंटा वगैरह में है, वहाँ पे आंशिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो उनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि किसका किसका प्रभाव कहाँ कहाँ पे है। साथ ही ये जो विशिष्ट बोलियाँ हैं इन पे किन किन का प्रभाव है और कैसे है, ये आपने समझ लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर।